आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी तक जैसे आपने चैनल में देखा होगा, जो भी कंटेंट हमने पोस्ट किया, जो भी कंटेंट पोस्ट किया है, उसमें आपने देखा होगा कि टेंसेस का जो टॉपिक है, ठीक है ना, उसका हमने थोड़ा डिस्कशन मैंने कर लिया है। और हर एक वीडियो जो भी मतलब पर्टिकुलर जो टेंसेस हैं, जो टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, वो मैंने आपको बताया है। उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऑल दोज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड। ठीक है, इमेजिनेशन वाले केसेस भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, उसके बारे में मैंने आइडिया आपको दे दिया है। कुछ भी एक ऐसी चीज, सर्टेन चीज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वो रहती है, तो क्वेश्चंस के थ्रू या प्रैक्टिस सेशन के थ्रू जो बची हुई चीज है, ऑल दोज थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, थ्रू द मींस ऑफ सेशंस वी आर गोइंग टू हैव फर्दर। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और बहुत ही आसान टॉपिक हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, वॉइसेस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉइस। क्लियर है? ठीक है, वॉइस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग वॉइस के बारे में बात करेंगे। अगर वॉइस के बारे में पर्टिकुलरली हम लोग बात करें तो दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। क्लियर है? एक्टिव वॉइस का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, देखो, अगर हमसे कोई भी कभी पूछे कि एक सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, मान लो, तो एक बेसिक डेफिनेशन जो सेंटेंस की है वो क्या होता है कि सेंटेंस में बेसिकली हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो मतलब मान लो कि किसी भी वाक्य में जो फोकस ऑफ अट्रैक्शन हो, जिसके बारे में वाक्य में बात करें, या वाक्य में जो डूअर हो, जो कोई एक्शन करे, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसको हम बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के थ्रू हम उस एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस मेन वर्ब का जो रिसीवर होगा, क्लियर है, जो उस एक्शन के इंपैक्ट को रिसीव करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, एक मतलब एक कॉमन डेफिनेशन है सेंटेंस की। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सली या पर्टिकुलरली ऐसा ही होता है कि हर वाक्य में हमेशा ये तीन चीजें देखने को मिले। इट इज नॉट नेसेसरी, पर एक जनरल डेफिनेशन जो वाक्य की है वो ये होती है। ठीक है जी, चलो। अब क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, जब सीधा सीधा ऐसा एम्फसाइज रखें कि सब्जेक्ट ने कोई कार्य करा, उस कार्य का इफेक्ट या इंपैक्ट जिसने रिसीव करा, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। दूसरा, जब हम ये बताएं कि जैसे सब्जेक्ट के द्वारा कुछ कार्य किया गया हो, क्लियर है, ठीक है, या सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया गया हो, क्लियर है, या या सब्जेक्ट के द्वारा कोई स्टेट अटेन करी गई है, ठीक है ना, मतलब समथिंग डन बाय या समथिंग डन टू द सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस को किस में रख लेते हैं, पैसिव वॉइस में। तो चलिए एक काम करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जब टॉपिक शुरू करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, तो तुम लोगों को बहुत क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। देखिए, शुरुआत जो है बिल्कुल बेसिक से रखी गई है। क्लियर है, बहुत जैसे बेसिक एग्जाम्स हमारे होते हैं, चाहे एमटीएस की बात कर लो, चाहे सीएचएसएल की बात कर लो, तो ठीक है ना, मुझे पता नहीं इनका लेवल काफी एडवांस हो गया होगा। क्लियर है, पर क्या है, बहुत बेसिक से शुरू करा है हम लोगों ने। ठीक है ना, बेसिक आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूं। उसके बाद क्या होगा, जब क्वेश्चंस जो होंगे उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस, जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को कराऊंगा, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो कुछ रह जाएगा तो वहां पर डिस्कस जरूर करेंगे। फिलहाल बेसिक से शुरू करा है बिल्कुल एकदम। ठीक है, चलो आओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो देखो, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो वाक्य होता है कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट फॉर्म बोलो, फर्स्ट में एस और एस दोनों लगते हैं। मैं यहां पे बोलूंगा वर्ब की रूट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये हमारे पास स्टेटमेंट होता है एक्टिव वॉइस से रिलेटेड जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की रूट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, एक्टिव पैसिव क्या है, एक आसान टॉपिक है। अब बोलूंगा आसान क्यों, देखो स्पॉटिंग द एरर्स की बात जैसे हम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, स्पॉटिंग द एरर्स में एक मतलब पता होना चाहिए कि सामने वाला जो है वो कितना मतलब कितना स्किल लर्नर है या नहीं है। क्लियर है कि उसको सेंटेंस पढ़ के क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। एक्टिव पैसिव में क्या है कि एक जनरल आइडिया जब आप लोगों को मिल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं वाक्य में। तो 4 ऑप्शंस में से एक को पिक करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ही हेक्टिक काम है या बहुत ही टीडियस वर्क है ना। एक आइडिया लग जाता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ऑलरेडी ऑप्शंस गिवन रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम वॉइसेस की बात करें तो सबसे पहली चीज विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि एक्टिव पैसिव वॉइस में या वॉइसेस में टेंस चेंज नहीं होता। क्लियर है, अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो तो आपका जो वाक्य है वो टेंस में ही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। दूसरी बात, पैसिव वॉइस इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिमाग में बिठा लो,
सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रखना है तो दिमाग में ये बैठा लो कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जब हम पैसिव वॉइस की बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि एक्शन को रिसीव करने वाला वाक्य की शुरुआत में लग के सब्जेक्ट का काम करे? नहीं। समझ में आ रहा? रहना उसमें ऑब्जेक्ट ही है, बस होना क्या है कि वहां पे सेंटेंस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि जब आप ऑब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत करोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि जो रिसीवर था हमारा वाक्य में या जो रिसीवर है, अगर मैं वाक्य की शुरुआत उससे कर रहा हूं इसका मतलब मेरा वाक्य पैसिव वॉइस में। सिंपल प्रेजेंट में जब मैं आपको नॉर्मली टेंसेस पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इज एम आर के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो जो दो चीजें इंडिकेट करती है, या तो अवस्था का केस इंडिकेट करेगी या सेंटेंस किसमें है? पैसिव वॉइस में। क्लियर है? तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। अब देखो, अगर इसी स्ट्रक्चर को आधार बना के पैसिव वॉइस में वाक्य रखना है, क्लियर है, सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट लिखा अगर मैंने, ठीक है, अब मुझे पैसिव वॉइस में अपना वाक्य बनाना है, तो मैंने आपको क्या बोला कि हमने करना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो होते हैं वो आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं है, वो जो सर्टेन केसेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जहां तक ये चीजें लागू होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की एक दूसरे की जगह ले लेना, तब तक हम ये देखेंगे। और ये कहां तक चलेगा? पूरा आपका फ्यूचर तक, फ्यूचर टेंस तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें चलो देखो, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट का मतलब क्या हो? ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, और हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वो एक्शन करने वाला थोड़ी ना हो जाएगा, क्या पता वो नॉन लिविंग थिंग हो। नॉन लिविंग थिंग कब से एक्शन करने लगेगी फिर? क्लियर है? ये मैं भी अब समझा दूंगा। सब्जेक्ट प्लस, और ऑब्वियसली बात है वर्ब की रूट फॉर्म की जगह क्या बोला मैंने? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब किसका? ऑफ सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म पर, यहां पे कुछ मिसिंग है अभी। वो क्या कि जब मैंने टेंसेस आपको पढ़ाया तो किसी न किसी लेक्चर में मैंने एक चीज बोली थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बिना हेल्पिंग वर्ब पे नहीं लगती है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा तो पहले जो सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाना है मेरा। तो यहाँ पे क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगा रहे तो उसके लिए एक सपोर्टिंग वर्ब की जरूरत है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया था? दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो टेंस है इट शुड रिमेन सेम, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेंस। टेंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इनफाइनाइट फॉर्म बोलूंगा मैं उसे। क्यों? क्योंकि सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म से मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन से टेंस में है। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, मान लो मैं सीधा ये लिख दूं राम रिटर्न लेटर्स। अब ये रिटर्न मैंने लिख दिया, ये राइट का सेकंड फॉर्म रोट एंड थर्ड फॉर्म इज रिटर्न। इस रिटर्न से कहां टेंस पता चल रहा है? पता ही नहीं चल रहा रिटर्न से, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो नॉन फाइनाइट से क्या होता है, हमें एक्चुअली सेंटेंस का टेंस जो पता नहीं चल पाता। अब तुम बोलोगे सर अच्छा फिर सेंटेंस का टेंस रिटर्न के साथ कैसे पता चलेगा? हैव लगा लो, हैव रिटर्न बोल लो, हैड रिटर्न बोल लो, विल हैव रिटर्न बोल लो। समझ में आ रहा? तो अगर आप इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फिर ये फाइनाइट वर्ब में चेंज, मतलब फाइनाइट क्या मतलब फिर एक्चुअली क्या होगा कि मुझे पता लग जाएगा, आई विल कम टू नो कि कौन से टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अपने वाक्य में। क्लियर है? बट सिर्फ अगर रिटर्न बोला तो रिटर्न से क्लियर इंडिकेशन कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि रिटर्न आप कहीं भी लगा सकते हो, प्रेजेंट में लगा सकते हो, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी आपके। अब वापस आओ, तो इसमें क्या हुआ कि देखो सिंपल सी बात है, यहां पे टेंस की जरूरत है, क्लियर है, मतलब वर्ब की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर। कौन कौन सी होती है? इज, एम और आर। और ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। मुझे पता है काफी ये सारी चीजें बहुत पहले से YouTube में अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी कोई टीचर शुरू करता है तो वो एक नई ऑडियंस के हिसाब से भी शुरू करता है, एक ऐसी ऑडियंस के हिसाब से भी शुरू करता है जो बिल्कुल नए हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल ज्यादा आइडिया नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या जिन्होंने इंग्लिश अपने टाइम पे, अपने स्कूल टाइम पे, ठीक है ना, सही से ना पढ़ी हो। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए है ये। कई बार क्या होता है कि किसी टीचर का ना आए समझाया हुआ, ना पल्ले पढ़ रहा हो, तो वो ये मेरे केस में भी लागू होती है ये चीज, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमने टॉपिक जस्ट अभी शुरू करा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ले रहा हूं। इस वीडियो को बहुत जल्दी भी कंक्लूड किया जा सकता था कि यहीं पे मैं एक टेबल बना के आपको पढ़ा देता, वो चीज मेरी समझ में नहीं आती है। कम पढ़े पर ज्यादा इफेक्टिव रहे वो ज्यादा बढ़िया। वॉल्यूम की जगह क्या है कि, ठीक है ना, वॉल्यूम की जगह क्या है कि थोड़ा क्वालिटी पे अगर ध्यान दिया जाए क्वांटिटी की जगह, तो वो ज्यादा बढ़िया।
क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, एक दो वीडियो से एक्स्ट्रा बन जाएंगे, कोई बात नहीं, काम तो आनी ही है वो, ठीक है ना। देखो तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब आप लोग एक चीज बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ये स्ट्रक्चर यूज करा तो क्या आप लोग अपना दिमाग पास अपना जो मतलब जो एनालिसिस करके या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि आप पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में नहीं रख सकते? आप बिल्कुल रख सकते हो यार, सारी चीजें सेम रहने वाली हैं, सारा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। किस चीज का डिफरेंस आएगा? बस हेल्पिंग वर्ब का। यहां इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहां वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेना। वहां जब मैं ये डिस्कस करूंगा मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा आगे बढ़ाऊंगा बस, तो वहां लगा लो वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर है? तो फटाफट एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। आई राइट लेटर्स, एक सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को, पर एक बार बेस बन जाए हम लोगों का, ठीक है। आई राइट लेटर्स सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये लेटर्स क्या हो गया हमारे ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, सेंटेंस को किसमें चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। क्या करोगे? लेटर्स। अब देखो, जब मैं सब्जेक्ट के तौर पे काम करूंगा, क्लियर है, जब मैं कोई एक्शन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा अपने लिए? आई टीच यू। क्लियर है? जब मेरे पे कोई एक्शन होगा या किसी एक्शन का रिसीवर मैं हूंगा तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मी में, ठीक है ना। आप ये तो बोलोगे कि अवर टीच या माई टीचर टीचेस मी, कि मेरा टीचर जो है वो मुझे पढ़ाता है। क्लियर है? आई टीच माई स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्शन करने वाला तो मैं आई बोलूंगा। जब मैं अपने टीचर का एक्शन रिसीव कर रहा हूं खुद के लिए तो मैं क्या बोलूंगा? माई टीचर टीचेस मी। तो लेटर्स, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला? राइट का क्या हो जाएगा? रिटर्न। दूसरी चीज अब क्या है, देखो ऐसे वर्ब्स जिनमें फिजिकल एक्शन होता है, जहां पे फिजिकल एक्शन इज इन्वॉल्व, या ट्रांजिटिव वर्ब जैसे हम जिसमें फिजिकल एक्शन होता है, वहां पे हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं? बाय का। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बोला था, बिना हेल्पिंग वर्ब के वाक्य बनना नहीं है। इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेटर्स प्लूरल है तो क्या जाएगा? आर। लेटर्स आर रिटन बाय मी, बन गया वाक्य आपका सिंपल। देखो क्लियर है? कुछ मतलब ऐसा बहुत ट्रिकी सा है, कुछ है नहीं, नॉर्मल सा वाक्य बन गया। अब सोचो, जब आपने ये पढ़ लिया है, आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन में जब आएगा पेपर में तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस। जैसी टेंस आपने पहचाना समझ जाओगे आप। क्लियर है? तो देखो, तो लेटर्स आर रिटन बाय मी, फिजिकल एक्शन जहां इन्वॉल्व होता है वहां पे प्रेपोजिशन किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? बाय का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल लिखा, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट। देखो, जब थर्ड पर्सन प्लूरल को एक्शन करें, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, क्लियर है, तो हम उसको सब्जेक्ट के तौर पर उनको क्या बोलते हैं? हम दे। पर जब किसी एक्शन को वो रिसीव करें तो हम उनको क्या बोल देते हैं? देम। ठीक है, ये प्रोनाउन के कुछ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जब प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा आपको तो वहां मैं ये चीजें क्लियर करूंगा। फिलहाल ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आई जो है एज ए सब्जेक्ट काम करता है, जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो आई की जगह क्या हो जाएगा? मी। उसी तरीके से ही को हिम बोलते हैं, शी को हर हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा, ठीक है ना। यू का यू ही रहता है एज अ सब्जेक्ट भी और एज एन ऑब्जेक्ट भी। वी का हो जाता है अस और दे का क्या हो जाएगा? देम। क्लियर है? ये मैंने क्या बोला, पहले जो हो जाएगा ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, आई, ही, शी, वी, यू, दे। क्लियर है? और ऑब्जेक्ट की तरह क्या क्या काम करेगा? मी हो गया, यू एज इट इज रहता है, हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा, अस हो जाएगा, देम हो जाएगा और मी हो जाएगा। क्लियर है? तो क्रिकेट इज प्लेड बाय। ठीक है, चलो तो अभी बेसिक से दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखा है। अब देखिए इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, तो कुछ केसेस हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल अभी असर्टिव सेंटेंसेस पे मैंने आपको दो एग्जांपल दिए थे। डबल ऑब्जेक्ट का केस भी हमारे पास होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, डबल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, अगेन आई हैव पिक्ड वन वेरी बेसिक एग्जांपल। ठीक है, देखिए ये है डबल ऑब्जेक्ट पे, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब आप बोलेंगे डबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, अगर मान लो मैं अपना वाक्य सिर्फ इतने में रोक दूं, हु टीचेस यू, तो इसका मतलब क्या हुआ। अब मुझे ये तो मैं यही नहीं पूछना चाह रहा हूं कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुमको कौन पढ़ा रहा है, बस मैं इतना कह रहा हूं कि तुमको कौन पढ़ाता है। ठीक है जी। अब यहां पे देखो, अगर यू को हाइड करें और मैं बोलूं हु टीचेस इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है आपको। तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि चाहे मैं बोलूं हु टीचेस यू, चाहे मैं बोलूं हु टीचेस इंग्लिश,
ये दोनों के दोनों वाक्य जो है अपनी जगह पे ठीक है। इसका मतलब यू भी फंक्शन कर रहा है किस तरीके से, ऑब्जेक्ट की तरह, और इंग्लिश पे। क्लियर है? तो डबल ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि जब भी हु जो है हमारा, ठीक है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट्स में। जब हम एजर्टिव स्टेटमेंट्स की बात करें तो जो ये हु है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। ठीक है जी। ह्यूमंस के केस में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हु का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं इतनी जानकारी आपको देना चाह रहा हूं। ठीक, अब देखो, अब मान लो इसे पैसिव वॉइस में लिखना है, तो पैसिव वॉइस में याद रखना कि हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हूं। क्लियर है? हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है पैसिव वॉइस में, हूं। पर एक चीज आपको समझनी है, अगर जैसे मैंने आपको क्या बोला था, जैसे पिछले वाले वाक्य में मैंने आपको बताया था कि हम क्या बोलते हैं, बाय देम, बाय मी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल रहे हो आपस में, और सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव केस में लिख रहे हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लिखने का मतलब क्या हुआ कि आई को आप लिख रहे हो मी है। क्लियर है? तो हमने क्या करा था, उससे पहले प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करा था। उसी तरीके से अगर हु को हूम में लिखना है आपको, तो आप इससे पहले प्रेपोजिशन लगाएंगे और वो क्या होगा, बाय। बाय हूम, किसके द्वारा। ठीक है? हिंदी में अनुवाद देखो, हु टीचर्स यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। क्लियर है? और पैसिव वॉइस में क्या बोलेंगे, तुमको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, या तुम किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाए जाते हो। इस तरीके से वाक्य बनेगा। अब देखो, बाय हूम। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसके साथ, अब देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने की या पैसिव वॉइस में बनाने की दो संभावनाएं होंगी, दो पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है? तो क्या है, जैसे यू भी है हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पे इंग्लिश भी है। अब देखो, बाय हूम टीचर्स का क्या हो जाएगा, टॉट। अब आपने मुझे बोला कि सर पहले यू से बनाएंगे, दिखाओ वाक्य। क्लियर है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर यू से वाक्य बनाऊंगा तो इंग्लिश अपनी जगह रह जाएगा। ठीक है? अब देखो, यहां आया टॉट। अब आपकी चीज समझनी है, हु टीचर्स यू इंग्लिश। इसमें क्या है आपको समझने वाली चीज कि यहां पे हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तभी तो हमारा जो सवाल है किससे शुरू हुआ, हु से। हु की जब इंफॉर्मेशन आप दोगे तो सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। जैसे मैं बोलूंगा हु टीचर्स यू इंग्लिश, तो तुम क्या बोलोगे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर गुप्ता, या राम या श्याम टीचर्स अस इंग्लिश। समझ में आया? ये टीचर्स मी इंग्लिश। क्लियर है? अब देखो यहां हु टीचर्स यू, तो यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट अगर मिसिंग है और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह तो बदल नहीं सकते। पर चूंकि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, तो यू जो ऑब्जेक्ट है ये तो क्या करेगा, सब्जेक्ट की जगह लेगा या नहीं लेगा। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। दूसरी चीज, सवाल क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य है तो सबसे पहले एक चीज आपको समझनी है, पैसिव वॉइस से रिलेटेड प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी हमें। और हेल्पिंग वर्ब कहां है, अभी तक हमने कहीं लगाई नहीं। मैंने आपको बोला था कि पैसिव वॉइस में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पर थर्ड फॉर्म को बताने के लिए वहां पे उसके साथ जो भी पर्टिकुलर टेंस है उससे रिलेटेड एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यू। अब यू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर यू के बाद क्यों नहीं लगाया आर। यू के बाद आर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। अब आपका वाक्य बन जाएगा, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसी वाक्य को लिखने का एक और तरीका है, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। ठीक है? आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी है, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक बार इंग्लिश को अपना ऑब्जेक्ट बना के भी एक वाक्य बना लेते हैं। देखो कैसे, बाय whom। ठीक है? अब आपको पता है टॉट आया, फिर आपने लगाया यू। ठीक है? अब आपने क्या करा, टॉट के साथ क्या लगाया, ठीक है, ये लगा दिया। ठीक है? बाय whom टॉट ये। अब देखो, आपने बोला कि अब इंग्लिश को आप अपना सब्जेक्ट बनाओ। ऑब्वियसली बात है, सब्जेक्ट इन द सेंस मतलब इंग्लिश को अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लेकर आओ। तो मैंने यहां लिखा बाय whom इंग्लिश टॉट डैश यू। ठीक है? अब देखो, इंग्लिश यहां पे क्या है, एक वचन में है, तो ऑब्वियसली बात है क्या आ जाएगा, इज बाय whom इज इंग्लिश टॉट।
अब आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे तो डायरेक्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, एक नाउन था। क्लियर है, यहाँ पे भी नाउन है, पर यहाँ पे दिक्कत जो है वो क्या होगी कि जब भी, अब जैसे एक्शन करा है हमने यहाँ पे, क्लियर है, और यू यहाँ पे क्या है, रिसीवर मान लो उस एक्शन का। जैसे कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो किसी के द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है किसी को, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, बाय whom इज इंग्लिश टॉट टू यू। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को समझनी है कि बाय whom इज इंग्लिश टॉट यू नहीं। अगर सुनो मेरी बात, देखो जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि ये वाला मार्कर या ये वाला सेशन आप लोगों के लिए है, तो मुझे क्या करना है, सेशन को आप लोगों से रिलेट करना है। तो जब सेशन को आप लोगों से रिलेट करना है तो ऐसे केसेस में हम लोग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और समझो, जैसे कोई व्यक्ति है जो चेयर पे बैठा है, तो वो क्या बोलेगा, आई एम सिटिंग द टेबल। वो क्या बोलेगा, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल। तो अपना और टेबल के बीच में कलेक्शन, वो सॉरी ऑन द टेबल या ऑन द चेयर, अपने और चेयर पे, ठीक है, चेयर पे जैसे वो बैठा हुआ है, तो इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए एक प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ेगी। उसी तरीके से मैं बोलूं कि दिस मार्कर, यह मार्कर आप लोगों के लिए, ठीक है ना, मैं, ठीक है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस मार्कर इज यू। ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। दिस मार्कर इज यू का मतलब तो ये होगा कि ये मार्कर आप हैं, जबकि मुझे कहना क्या है कि दिस मार्कर इज फॉर यू, कि यह मार्कर आप लोगों के लिए, तो दिस मार्कर इज फॉर यू। उसी तरीके से मैं लिखूं बाय whom इज इंग्लिश टॉट यू, तो सेंटेंस क्या इनकम्प्लीट है, हमें यहां पे प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या हो जाएगा, बाय whom इज इंग्लिश टॉट टू यू। क्लियर है, और आप चाहो तो इस वाक्य को भी कैसे लिख सकते हो, हु इज इंग्लिश टॉट टू यू बाय। क्लियर है, ये वाले जो एग्जांपल, ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये नॉर्मली जनरली हमें बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा, दिख जाएगा तो अच्छी चीज है। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया डबल ऑब्जेक्ट का केस। क्लियर है, तो इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं उन लोगों को, मतलब उन सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में ऐसे बदलते हैं। चलिए ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट के देखिए स्टूडेंट, जितने भी एग्जांपल अब तुम लोगों के पास है, इंटरोगेटिव अगर आएगा तो इस तरीके से बना सकते हो। क्लियर है, एक एग्जांपल और देख लो, चलो इसी बात पे। What do you teach? मान लो मैं किसी से पूछूं तुम क्या पढ़ाते हो, What do you teach? अब आप किसी समझ नहीं, यहां पे what, क्लियर है, वहां पे who का मतलब क्यों था, who क्यों यूज करा था इससे पहले वाले वाक्य में, क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थे। अब what क्या है हमें, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट भी बताना है और सब्जेक्ट वगैरह की बात, मतलब सब्जेक्ट मतलब जैसे कि what is the name of the subject that you teach, तो वहां पे हम what का इस्तेमाल कर लेंगे, what do you teach, तुम क्या पढ़ाते हो। क्लियर है, अब देखो What do you teach? इस केस में हम लोगों का पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा वाक्य, WH वर्ड जो होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे पैसिव वॉइस के फॉर्मेशन में। यहां पे वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुई तो यहां भी वर्ड रहने वाला है। ठीक है, अब देखो डू हेल्पिंग वर्ब है, यू यहां पे सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट मेंशन है, वहां पे हु मतलब कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो वो कौन जो था ना पढ़ाने वाला वो पता नहीं था, तो हु लगाया। क्लियर है, यहां पता है कि तुम पढ़ाते हो, पर वो पूछ रहे पढ़ाते क्या हो, तो क्या लगेगा, व्हाट। ठीक है, चलो अब देखो व्हाट डू यू टीच, तो यहां पे यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और टीच यहां पे क्या हो गया हमारा, वर्ब। क्लियर है, अब देखो व्हाट, अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो है बदल लेते हैं आपस में। ठीक है, अब व्हाट डू यू टीच में क्या होगा कि मैंने बोला आई टीच, पर इसमें व्हाट का आंसर तो आ ही नहीं रहा है। जब मैं बोलूंगा आई टीच मैथमेटिक्स या आई टीच इंग्लिश, तो अब व्हाट का आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर वाक्य में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं हमारे पास वाक्य में इसमें, पर क्या है, अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो देखो आपको पता है कि टीच का क्या हो जाता है, टॉट, पता है आपको ये। तो दूसरी बात मैंने क्या बोला था कि जिन वर्ब्स में फिजिकल एक्शन इज इन्वॉल्व वहां पे हम लोग बाय का प्रयोग कर लेते हैं। अब पढ़ाने के लिए आपको पता है फिजिकल एक्शन इज इन्वॉल्व, लिखना, पढ़ाना, बोलना, देयर आर सो मेनी अदर एक्टिविटीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर जॉब एंड दैट इज टीचिंग। ठीक है, तो व्हाट टॉट बाय यू। क्लियर है, अब देखो व्हाट टॉट बाय यू, सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बना रहे हो, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बना रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड। दूसरा क्या बताया था कि पैसिव वॉइस में वाक्य को बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या चाहिए होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। अब यहां पे क्या हुआ, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो मिसिंग है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो मुझसे वाक्य की शुरुआत कर ही नहीं सकता था, तो मैंने क्या करा, टीच को टॉट कर लिया, यू को क्या करा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा दिया। क्लियर है, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, और यहां पे क्योंकि हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट का
क्या है, मतलब नंबर क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, हमें पता ही नहीं है, तो हम अपने assumption के हिसाब से वर्ब जो है सिंगुलर रख लेंगे और क्या हो जाएगा, व्हाट इज टॉट बाय यू। वो अलग बातें हो सकता है कि जो टीचर हमारा हो वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हो, पर हम इस assumption पे नहीं चलेंगे। हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, हो सकता है कि वो उसका नंबर जो ऑब्जेक्ट का क्या पता वो 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हो, मैथ्स और इंग्लिश, कि मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हो या फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ाता हो या रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाता हो। क्लियर है, हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हो, पर हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना वर्ब सिंगुलर रख लेना है बस, जस्ट बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड हियर द नंबर। अब जब ऑब्जेक्ट ही डिफाइन नहीं है तो हमें उसका नंबर भी नहीं पता है, तो व्हाट डू यू टीच, व्हाट इज टॉट बाय यू। क्लियर है, एक एग्जांपल और देखो, डू यू टीच इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाते हो। अब यहां पे क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, डू यू हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, टीच क्या है हमारा मेन वर्ब है, इंग्लिश हमारा यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब दे रखा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले इतनी चीजों को घुमा लेते हैं आपस में, ठीक है, फिर देखेंगे आगे क्या कार्रवाई करनी है। इंग्लिश, ऑब्वियसली बात है, टीच को क्या लिख दूंगा, टॉट। अब ये इंग्लिश पढ़ाता है, ये एक्शन करने वाला है, तो क्या लग जाएगा, बाय यू। अब प्रश्नवाचक वाक्य है। अब तुम कहोगे सर आपने टॉट लिख लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख ली, आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके ले जाके उसको बाय यू भी बोल दिया, यहाँ पे प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया यू, और आपने यहाँ पे इंग्लिश भी लिख दिया। वेयर इज आवर हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, जो आप इस लेक्चर के स्टार्टिंग से कह रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहाँ है वो, मैंने अभी तक क्यों नहीं लिखी हो यहाँ पे, यहाँ बीच में वो इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वाक्य फिर से क्या है, प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट की शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जब हमारा सेंटेंस इस तरीके का हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा रखा है। क्लियर है, तो यहां पे क्या होगा, इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, इज इंग्लिश टॉट बाय यू। सिंपल, इस तरीके से बनाना है आप लोगों को वाक्य अपना। क्लियर है, इस तरीके से क्या करना है आपको, अपना सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। डबल ऑब्जेक्ट का केस बता दिया, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट बता दिया, हु वाला केस बता दिया आप लोगों को। इस पहले ही पोर्शन में इतना टाइम क्यों लिया मैंने, क्योंकि फिर आगे जाके आप आराम से इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आधार पे सिंपल पास्ट आराम से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल पास्ट के वाक्य खुद बना सकते हो। क्या करोगे वहां पे, सारा स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सेम एक्सेप्ट योर हेल्पिंग वर्ब। यहां इज है, वॉज कर दो, व्हाट वॉज टॉट बाय यू, व्हाट डिड यू टीच, व्हाट डिड, तो व्हाट वॉज टॉट बाय यू, सब सेम है यार एकदम, बिल्कुल कुछ रखने की जरूरत नहीं है। एक सीख लिया, ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह है कि साइन की वैल्यू सीख ली, उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, ठीक है ना, कॉस, इन सब की वैल्यू हम खुद से बताते हैं ना चार्ट से कैसे कर सकते हैं, बस उसी तर्ज पे ये चल रहा है। एक सीख लिया सिंपल प्रेजेंट का कैसे बनता है, उसी की तर्ज पे ये चलेगा सिंपल पास्ट भी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो आज की जो वीडियो है थोड़ा लेंथ पकड़ेगी, क्यों पकड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि एक वीडियो में हम प्रेजेंट सीखते हैं, एक में पास्ट और एक में फ्यूचर, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सबसे बढ़िया क्या है कि एक ही वीडियो में खत्म करें, अगले वीडियो में क्या है स्पेशल केसेस जो है देख लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं हम। देखो सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं, बिल्कुल आलतू फालतू कोई बात नहीं करनी, सीधा स्ट्रक्चर पे चलते हैं। देखो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होगा। क्लियर है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब इन्हीं वाक्यों को आप पैसिव वॉइस में लिखोगे, क्लियर है, तो हो क्या जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट सिर्फ सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि हम लोग पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं अलोंग विद हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब सोचने की जरूरत है मुझे, बिल्कुल भी नहीं, ऑलरेडी गिवन है। देखो हेल्पिंग वर्ब गिवन है या नहीं है, तो क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस, अब देखो अगर मान लो मैं यहां सीधा लिख दूं वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुमने कहा ठीक है सर हेल्पिंग वर्ब इज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, तो यहां पे लिख दिया हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलरेडी, मैंने ऑब्लिक के सेंस में लगाया और के सेंस में, इसलिए मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब इज गिवन। तीनों को अगर एक साथ कंसीडर करोगे तो क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन है। ठीक है, इजएमआर हो गया, तुम कहोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। अब तुमने थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाया, तुमने कहा सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का,
ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से मिलता हुआ है। क्लियर है? ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है फिर? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस क्या है कि जब कॉन्टिन्यूअस एक्शन को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम लगाते हैं बी की आईएनजी फॉर्म, एंड दैट इज बीइंग। क्लियर है? बीइंग, जो बी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्लियर है? जो कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम सिंपल प्रेजेंट में बात करें बी की, तो हम इज मान लगाते हैं। सिंपल पास्ट में वॉज वर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, बी को कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। ठीक है? तो यहां पे बी का आईएनजी फॉर्म बी। देखो ये हो गया डिफरेंस। अब क्लियर है? एक एग्जांपल हो जाए इसी बात पे। मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर है? देखो जब मैंने बोला था आई प्ले क्रिकेट, तो मैंने क्या बोला था? क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब मैंने बोला आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको ये समझनी है क्या होगा। सबसे पहले क्रिकेट, और यहां पे क्या हो जाएगा? बाय मी। फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है तो बाय लग जाएगा। ठीक है? तो क्रिकेट बाय मी। आपको पता है कि प्ले का क्या हो जाता है? प्लेड। सब हो गया, पूरा सेंटेंस हमने समझ लिया। बेसिक चीजें जो बताई थी सब समझ ली कि हाँ ठीक है, क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट की जगह चला गया। आई जो है वो प्रेपोजिशन बाय के साथ उसका ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर है? बाय का ऑब्जेक्ट, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये यहां पे आई एक्शन कर रहा है। क्लियर है? क्रिकेट कोई एक्शन नहीं कर रहा है। हिंदी में अनुवाद कैसा होता है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। ये होता है, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, कार्य करने वाला मैं ही हूं। यहां पे ये जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ये ठीक है, जगह बदल ली आपस में। तुमने कहा प्लेइंग का प्लेड हो गया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? ऑब्जेक्ट देखा सिंगुलर है, लगाओ क्रिकेट इज। फिर तुमने कहा सर अभी भी झोल है। झोल क्या है कि यहां जब प्लेइंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये तो अभी इतना स्ट्रक्चर जो है ये तो सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? तो आईएनजी फॉर्म के लिए क्या है? क्या बोला था मैंने? बीइंग लगाना पड़ेगा। वाक्य क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। सिंपल। अब तुम बताओ यार, कोई मुश्किल काम है ये? एक्टिव पैसिव वॉइस में जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं खुद से बना रहा हूं वाक्य। अभी सोचो जब पेपर में आप लोग बैठोगे तो ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू। ऑप्शन से देख के मार्क करना मुश्किल होगा क्या? अब एक एग्जांपल और देखो, हु इज राइटिंग दीज लेटर्स। ठीक है? हु इज राइटिंग दीज लेटर्स। अब देखो क्या बोला था मैंने? हु को कैसे लिख देंगे? बाय हुम। दूसरी बात, ये वाक्य जो है सिंगल ऑब्जेक्ट पे है, डबल ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्लियर है? जैसे मैंने पूछा था हु टीचेस यू इंग्लिश, वहां पे डबल ऑब्जेक्ट का केस था। क्लियर है? यू भी था और इंग्लिश में हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि यू को हम कैसे ऑब्जेक्ट, मतलब यू को हम कैसे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं और इंग्लिश को कैसे लिख सकते हैं, बताया था। अब मैंने यहां लिखा हु इज राइटिंग दीज लेटर्स। यहां पे सब्जेक्ट मिसिंग है, पर ऑब्जेक्ट हमारा एक ही है, और वो क्या है? लेटर्स। जिस पे काम किस पे चल रहा है? लेटर्स के लिखने पे। क्लियर है? ये हु हमारा जो सब्जेक्ट है अनआइडेंटिफाइड है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि बाय हुम है। अब सब्जेक्ट तो है नहीं, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? दीज लेटर्स। ठीक है? क्या आ जाएगा यहां पे? दीज लेटर्स। क्लियर है? तो बाय हुम दीज लेटर्स। और आपको पता है कि राइटिंग का क्या होगा? रिटर्न। अब बाय तो लगेगा नहीं लास्ट में, बाय यू तो लगा ही नहीं सकते, बाय होम तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो बाय होम दीज लेटर्स रिटर्न। अब आपको एक चीज समझनी है, वो क्या? मैंने आपको क्या बोला था कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, तो शुरुआत किससे होगी वाक्य की? हेल्पिंग वर्ब से। यहां पे दीज लेटर्स हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया ना, तो क्या आ जाएगा? आर। तो बाय होम आर दीज लेटर्स। अब तुमने कहा रिटर्न, ये तो सर क्या हो जाएगा? ये तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है उसको रिजेंबल कर रहा है। डिफरेंस क्या करेगा क्रिएट? फिर बीइंग। क्लियर है? तो यहां क्या आ जाएगा? बीइंग रिटर्न। लो, बन गया वाक्य। तो बाय होम आर दीज लेटर्स बीइंग रिटर्न। सिंपल। अब इसी तरीके से तुम मल्टीपल एग्जांपल बना सकते हो यार। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश? हु इज, तो बाय होम आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश? बाय होम इज इंग्लिश बीइंग टॉट टू यू? सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है? एक एग्जांपल और देखो, इंटरोगेटिव का ही देख लो। लर्निंग दिस चैप्टर। अब देखो, अब आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है? आपने क्या करा? आपको पता है यहां पे सब कुछ हमारे सामने है। ये सब्जेक्ट हो गया,
ये हमारी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको पता है कि यू और दिस चैप्टर एक दूसरे की जगह आएंगे, एक दूसरे की जगह लेंगे, तो मैंने बोला दिस चैप्टर। अब आपको पता है कि दिस चैप्टर, जब यू हमारा सब्जेक्ट था तो हमने क्या करा, आर का प्रयोग करा, आर का यूज करा। अब जब दिस चैप्टर हमारा सिंगुलर है नंबर में, तो मैं क्या बोलूंगा, इज दिस चैप्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला, लर्न का क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, लर्न बोल लो या लर्न बोल, ठीक है ना, LEARNED बोल लो। ठीक है, तो इज दिस चैप्टर लर्न बाय यू। अब आपको फिर से पता है कि आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगाना पड़ेगा, तो लगाओ बीइंग यहां पे, इज दिस चैप्टर बीइंग लर्न बाय यू। सिंपल है यार, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स जिनको आता है इट इज वेल एंड गुड, वो आगे जाके सेशन में जुड़ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एक्टिव पैसिव रिलेटेड आई एम गोइंग टू डिस्कस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए होंगे आपके। ठीक है, और जो लर्नर है बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल एकदम क्लियर है, जो अब जाके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो हमसे जुड़े हैं बिल्कुल, जिनका मतलब अभी क्या अपना बेस या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो वो देखें, इस तरीके से आपका वाक्य बन जाएगा। अब इसमें मैं मल्टीपल एग्जांपल्स लिख सकता हूं, हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, या हु इज प्लेइंग द क्रिकेट राइट नाउ, हु इज प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, तो मैं बोलूंगा बाय whom is cricket being played right now, why are you doing this, why is this being done by you। क्लियर है, बहुत मल्टीपल एग्जांपल्स बना सकते हो तुम लोग यार, वो तो टाइम खींचने वाली बात हो जाएगी बस, क्या चलो वीडियो की लेंथ बढ़ानी है तो चलो 2-4 वर्ब और डाल दूं इसमें एक्स्ट्रा। अभी कुछ नहीं आया ऐसा बहुत अलग सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा कि अरे भाई ये क्या बता दिया बस सर ने, ये तो बहुत जरूरी है बच्चों को बताना, यार बिल्कुल बेसिक चल रहा है एकदम। ठीक है, अगला देखो प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो बहुत आसान है भाई। अब देखो एक चीज, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेंटेंस को नेगेटिव भी कर लेंगे इस वाली वीडियो में जो है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज कर करके प्रेजेंट टेंस में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, तो हम क्या करेंगे इस वाली वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट तक का हम डिस्कस करेंगे, तो उस कायदे से हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अभी अगली वाली वीडियो में क्या है कि मैं फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस दोनों को एक साथ कवर करूंगा। ठीक है, कोशिश यही करता हूं मैं कि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे, पर क्या है कि जब लगता है मुझे कि यार वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना इज नॉट यूजफुल, तो मैंने जैसे इमेजिनेशन वाला केस था उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके कोई फायदा नहीं था कि प्रेजेंट में उसमें ठीक ठाक था कवर करने के लिए, पास्ट की इमेजिनेशन लेके मुश्किल से मुश्किल 2-4 अलग से वाक्य थे, अब उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाता 5, 8, 10 मिनट की, वो भी मेरे को फ्रूटफुल नहीं लगा। क्लियर है जी, तो चलिए फिर देखो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आज हम इस वाली वीडियो में फिलहाल प्रेजेंट तक की बात करेंगे, अगली वाली वीडियो में मैं पास्ट टेंस और फ्यूचर आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद जो थर्ड वाली जो वीडियो होगी उसमें डिफरेंट केसेस जो हमारे पास होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जिनमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, क्लियर है, जहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारा हो इट, तो हमारा वाक्य कैसे पैसिव वॉइस में बनेगा। इंफिनिटिव वाले केसेस, मॉडल्स के केस में हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगा फिर। क्लियर है, ठीक है, चलो देखो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर एक्टिव वॉइस की बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहली चीज ये तो क्लियर हो गई। क्लियर है, देखो नॉर्मल से स्टेटमेंट है, इसमें मैं ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं। पैसिव वॉइस में जब वाक्य बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो कि किसका बनाओ, मतलब ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है, प्लस हैज और हैव। ये तो आसानी है भाई। प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आसान क्यों बोला था, प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ नहीं सोचना, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी गिवन होती हैं। कहां गिवन नहीं होती हैं वर्ब्स हमारी, जैसे सिंपल प्रेजेंट का स्टेटमेंट है, वहां मुझे पता है, तो आपको बता तो दिया मैंने कि डू और डज भी हो अगर, तो उसको भी इज़-एम-आर में कन्वर्ट करना है, कब, जब आपको सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में। क्लियर है, अगर नॉर्मल स्टेटमेंट है सिंपल प्रेजेंट में तो भी हम लोग इज़-एम-आर का प्रयोग करेंगे वहां पे। ठीक है, चलो हैज, अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब तुम बोलोगे सर ये तो क्या कहानी कर रहे हो आप, ये तो आपने एज इट इज पूरा वाक्य ऐसे लिख दिया, बस फर्क ये बता दिया कि यहां पे जो सब्जेक्ट है वो मतलब सब्जेक्ट की जगह यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा और यहां ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। तो डिफरेंस क्या होगा फिर ऊपर वाले वाक्य में, फिर डिफरेंस क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी को जब पैसिव वॉइस में दिखाना है तो बीइंग लगाते हैं, ऑन द अदर हैंड जब
प्रेजेंट पर जब परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में दिखाना है तो क्या लगाते हैं, बीन। क्या लगाते हैं, बीन। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो राम हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। राम हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। अब देखो क्या बन जाएगा वाक्य, हिज असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। लो बन गया। देखो यार, परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ सोचने के लिए हमारे पास होता नहीं है, सबसे आसान है। क्यों? एक तो इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म सोचनी नहीं पड़ती। क्या है, आप लोगों को मान लो पता नहीं है, जैसे फॉरबिड है हमारा, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म फॉरबिड होता है, फॉरबिडन होता है। क्लियर है? शूट का सेकंड फॉर्म शॉर्ट होता है, थर्ड फॉर्म शॉर्ट होता है। मान लो किसी और टेंस में है तो हो सकता है दिस माइट, देयर माइट बी सम कंफ्यूजन इन योर माइंड कि यार क्या था सेकंड और थर्ड फॉर्म, यहां कंफ्यूजन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, वर्ब को लेके कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म में वाक्य मिलेगा एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस में तुम्हें ऑलरेडी मिलेगा। खाली उसमें ऑलरेडी डिफरेंस क्या होगा, बस बीन। ये चीज आपको समझनी है। तो राम हैज कंप्लीटेड असाइनमेंट, हिज असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। ठीक है ना? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो चलो इसी बात पे एक नेगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। देखो एक एग्जांपल, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बिल्कुल, व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट। देखो चीजें सेम है, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, सेंटेंस की फॉर्मेशन सब सेम है। नॉट लगाने से कोई बहुत बड़ी महाभारत या बहुत बड़ा कुछ नहीं हो जाएगा हमारे साथ। आपको एक चीज समझनी है कि नॉट की जो पोजीशन है वो यही रहने वाली है, बस थोड़ा सा एक चेंज आएगा सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में, वो मैं बता देता हूं क्या है। देखो व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड योर असाइनमेंट, वो कारण पूछ रहा है कि तुमने अपना असाइनमेंट समय से क्यों नहीं सबमिट करा। क्लियर है? तो यू सब्जेक्ट, क्लियर है? नॉट यहां पे हैव के साथ हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है, सबमिटेड मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, योर असाइनमेंट। सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग हैज बीन गिवन। रीजन पूछ रहा है बस यू से कि उसने अपना जो ऑब्जेक्ट यूज हो गया, उसका एम जो था, उसने इस लक्ष्य की प्राप्ति समय से क्यों नहीं करी। लक्ष्य की प्राप्ति कब होती? अगर वो अपना असाइनमेंट समय से जमा कर देता। वापस आओ, वाई, मैंने क्या बोला, डब्ल्यू एच वर्ड चेंज होगा, डब्ल्यू एच वर्ड कभी चेंज नहीं होगा। हु को हमने हुम बोला, बाय लगाया उससे पहले, प्रेपोजिशन की जगह भले ही बदल दी कि लास्ट में लगा लो और हु का ही इस्तेमाल कर लो पैसिव वॉइस में, ये मैंने आपको बताया। पर डब्ल्यू एच वर्ड कभी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? बाकी की जो चीजें होंगी, सब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, वर्ब थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, ये ठीक है। वाई, अब देखो योर असाइनमेंट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का आ जाएगा यहां, वाई योर असाइनमेंट। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, नॉट आ जाएगा। ठीक है, नॉट आ जाएगा। अब चलो इस सेंटेंस को क्या, मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करते हुए स्टार्टिंग से ही बताता हूं लोगों को, आप लोगों को। जब यहाँ पे यू मेरा सब्जेक्ट था तो मैंने हैव लगाया। अब योर असाइनमेंट ने क्या करा, सब्जेक्ट की जगह ले ली। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट की जगह ली है इसने बस। तो योर असाइनमेंट दिखने में क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज। आपको चीज समझ नहीं है, यू और योर में क्या फर्क है। यू का मतलब है सेकंड पर्सन, जिसके साथ हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जैसे यू आर या यू हैव। क्लियर है? ठीक है, या यू डू या डू नॉट, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पर योर असाइनमेंट, योर का मतलब होता है, योर का हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको सेकंड पर्सन का पोजीशन दिखाना हो किसी चीज पे। जैसे मैंने बोला योर ब्रदर, तो मैं यू की बात नहीं कर रहा, मैं बोला योर ब्रदर इज वेरी हार्ड वर्किंग। यू आर लेजी बट योर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग। तुम लेजी हो पर तुम्हारा भाई जो है वो हार्ड वर्किंग है। तो यू और योर में क्या है कि योर जो है अधिकार बताता है। तो योर के साथ वर्ब जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी कि योर के साथ आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है नंबर में या प्लूरल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर सिर्फ यू की बात कर रहे हो तो वर्ब इज गोइंग टू बी प्लूरल। ठीक है ना, इन फॉर्म। तो व्हाई हैज योर असाइनमेंट नॉट बीन।
ठीक है, नॉट बीन, बाकी सब लगा दो, कुछ फर्क नहीं आएगा। सबमिटेड बाय यू। लो, तो वाई हैज योर असाइनमेंट नॉट बीन सबमिटेड बाय यू, बन गया वाक्य है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक एग्जांपल और देख लो, हैव यू फिनिश द असाइनमेंट। आपको पता है, आप देखो, सिर्फ हाँ या ना में उत्तर जब चाहिए होता है, जब आंसर की प्रोबेबिलिटी, आंसर जो है दो ही सूरत हाल में आ सकता है, या तो हाँ या ना में, तो हम लोग वहां पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। वो आपने कर लिया, आप क्या लिखोगे अब, दी असाइनमेंट। दी असाइनमेंट क्या करेगा, यू की जगह लेगा। अब ये दी असाइनमेंट जो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब ये यू की जगह लेगा तो मैं क्या बोलूंगा, हैज दी असाइनमेंट। अब यहां पे मेन वर्ड से पहले क्या लगाना है, बीन, तो बीन फिनिश्ड, और फिर क्या हो जाएगा, बाय यू। लो, तो हैज दी असाइनमेंट बीन फिनिश्ड बाय यू। क्या करूं बताओ, बहुत सारे एग्जांपल लिखवा दूं इसमें, बहुत सारे, क्यों करना है ये सब काम। आपको सिंपल सी एक चीज समझनी है कि ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स मल्टीपल वर्ब्स के साथ यू कैन फॉर्म। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी रखनी है बस। अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो सारे के सारे वाक्य जो इस तरीके से बन जाएंगे आपके। अब एक डबल ऑब्जेक्ट वाला भी देख लो, ठीक है, एक डबल ऑब्जेक्ट वाला बता देता हूं, ठीक है। इसी एग्जांपल के साथ हम लोग जो है अपना ये वाला जो फर्स्ट वीडियो है एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, इसको समाप्त करेंगे। अगली वाली वीडियो में आपको पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। देखो, why have you taught English? जैसे मान लो कोई टीचर है, मुझे पता है वो मैथमेटिक्स का टीचर है, फिजिक्स का है, मुझसे पूछो तूने इंग्लिश क्यों पढ़ाई भाई, तूने इंग्लिश क्यों पढ़ाई है, ये तेरे द्वारा इंग्लिश क्यों पढ़ाई गई है, ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। कैसे बनेगा वाक्य, देखो सिंपल सा, वाई की जगह क्या लिख लोगे, बाय होम। क्या लिखोगे, बाय होम। क्लियर है। अब देखो, हैव यू टॉट इंग्लिश, यू फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब यू और इंग्लिश आपस में अपनी जगह बदलेंगे, इंग्लिश आ जाएगा पहले। अब इंग्लिश अगर आप पहले लिख रहे हो और सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस रखने के लिए सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शुड बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स। क्लियर है। अब देखो, तो बाय होम, इंग्लिश सिंगुलर है, तो बाय होम हैज इंग्लिश बीन टॉट। अब इस टॉट टू यू, अब यहां पे ये टॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सब्जेक्ट को तो हमने क्या करना है, यहां पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो भी सुटेबल हो। तो यहां पे क्या होगा, बाय होम हैज इंग्लिश बीन टॉट टू यू। जब सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, जब हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, हमें पता रहता है वाक्य में कि सब्जेक्ट ने एक्शन करा है, तो जब हम उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब हम बाय लगाते हैं। देखो यहां लगाया, अब तुम बोलोगे सर यहां तो बाद में लगाने की बात करें, यहां पहले क्यों लगाया, पहले इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो नोन नहीं है। सब्जेक्ट भी नहीं पता कौन है, ये पता है कि इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति है इसको, पर वो कौन है यही तो सस्पेंस है, इसलिए बाय होम लिखा है। एसर्टिव स्टेटमेंट्स में होता है, मिस्टर गुप्ता हैज टॉट अस इंग्लिश। मिस्टर गुप्ता तो पता है वहां पे, तब आएगा इंग्लिश हैज बीन टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। जो एग्जाम्पल मैंने बोला उसको लिख लो, समझ लो, पढ़ लो, आराम से क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है जी। तो बाय होम हैज इंग्लिश बीन टॉट टू यू। अब एक बार क्या करोगे, वाई हैव यू टॉट इंग्लिश। अच्छा, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत, चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यार, फ्लो में। मैं डबल ऑब्जेक्ट वाला बताना चाह रहा था। देखो, वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं डबल ऑब्जेक्ट वाला बताना चाह रहा था आप लोगों को, मैंने एग्जांपल गलत लिख दिया। लो इसको यहां से, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, बाय होम हैज इंग्लिश बीन टॉट टू यू। अब आपकी चीज और समझनी है, वो क्या कि अगर आप चाहें तो इस बाय की पोजीशन को कहां लिख सकते हो, यहां पे, और फिर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, ये सब्जेक्टिव केस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हु हैज इंग्लिश बीन टॉट टू यू बाय। ये आ सकता है एग्जाम में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है जी। चलो अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इंग्लिश को बनाए सब्जेक्ट, एक बार यू को बना लेते हैं। बाय whom have, ठीक है, you been taught English। लो, by whom have you been taught English। अब देखो, इसको भी ऐसा बोल सकते हो आप, who have you been taught English by। तो डबल ऑब्जेक्ट का केस है। अब एसएससी वाले क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह में आप देखोगे किरण की, तो प्रैक्टिस सेट वगैरह में क्या करते हैं, दोनों एग्जांपल दे देते हैं।
तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, ये ज्यादातर मैंने जो देखा है, ये उसको आंसर मानते हैं जो कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है। पर इस पर डिबेट करना मुझे नहीं लगता कि फ्रूटफुल है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैंने किसी ने इसको ऑप्शन मार के बोले कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये था ये, पर अगर आप ऐसा भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन के एक से दो ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो चली जाती है स्टूडेंट्स के थ्रू, स्टूडेंट्स के द्वारा भेजी जाती है, वो बनता भी है। क्योंकि कंपटीशन में क्या है, एक नहीं आधे आधे नंबर या आधे से भी आधा, जो क्वार्टर जो हमारा होता है 0.25, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है, उससे भी नीचे बहुत वैल्यू होती है। क्लियर है जी? ठीक है ना? तो क्या है कि ये दोनों पॉसिबिलिटीज इसमें मिलती है। क्लियर है? और आप चाहें तो बाय को लास्ट में लिख के इसको हु भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए एक्टिव पैसिव को मुझे लगता है फर्स्ट वीडियो में रोकते हैं। ठीक है ना? चाहता तो फर्स्ट वीडियो में निपटा सकता था, बट मेरा फिर से वही है कि क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। हमें हर वर्ग का ध्यान रखना है, हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है हमें। इससे पहले वाला, जैसे मैं जिस स्टूडेंट में पढ़ा रहा था, वहां पे ए और जे के बच्चे थे, वो बेचारे ऐसे बच्चे थे, जेई के तो ऐसे बच्चे थे जिनका सीधा सीधा ये कहना था कि भैया हम है प्रॉपर और प्योर डिप्लोमा होल्डर्स और इंग्लिश से हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब बताएं क्या करें? क्लियर है? बाकी बाद में जब उनका सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपने मार्क्स शेयर करे तो बड़ा अच्छा लगा, तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। स्टार्टिंग वैसी ही हुई है। जिसका नॉलेज थोड़ा सा अच्छा है, जो सोचता है कि हाँ भैया इंग्लिश में मेरे को थोड़ा अच्छी खासी जानकारी है, नॉलेज है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ जुड़ना वहां पे। ठीक है ना? और आपको भरपूर मात्रा में जो क्वेश्चन से आपको सर्व किए जाएंगे, क्लियर है? तो वो उन चीजों के लिए रेडी रहे फिर आगे के लिए। और जो बेचारे बेसिक्स, जो बेचारे जो साइंस मतलब जो जिन्होंने इंग्लिश मतलब बहुत टाइम से छोड़ रखी हो, जो बिल्कुल अपना बेस मजबूत करने के लिए पढ़ रहे हो, तो वो स्टार्टिंग से ये चीजें देखते रहें। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग पास्ट और फ्यूचर को समाप्त करेंगे। ठीक है? उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस या किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस क्यों पॉसिबल नहीं है। चैनल से जुड़े रहिए और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।